Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 6th History chapter 7 From a Kingdom to an Empire. एक बार की बात है, रोशन का बर्थडे होता है तो उसके ग्रैंडफादर उसको बर्थडे पर बहुत सारे पैसे देते हैं, यानी नोट्स देते हैं। तो उसे कैसेट खरीदना होता है, लेकिन उसको देखना भी होता है कि जो ब्रांड न्यू नोट्स है उस पे प्रिंट क्या है। तो वो नोटिस करती है कि राइट साइड पे जो है गांधी जी बने हैं बहुत अच्छी सी स्माइल करते हुए, और लेफ्ट साइड पे बहुत सारे लायंस बने हुए हैं। तो उसके माइंड में डाउट आता है कि गांधी जी तो चलो मैं जानती हूँ गांधी जी को, लेकिन लायंस क्यों प्रिंट है इस पे। तो आज हम देखेंगे कि लायंस क्यों प्रिंट होते हैं हमारे नोट्स पे। जो बहुत बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे उन्हें बोला जाता था एम्पायर। तो अब जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना नोट वाली, कि नोट पे या कॉइन पे जो लाइंस होते हैं वो क्यों प्रिंटेड होते हैं, तो ये बहुत पुरानी कहानी है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो स्टोन्स वगैरह होते थे ना, उनके पिलर्स पे काफी जैसे लॉयन, टाइगर, इस टाइप के एनिमल्स बनाए जाते थे। तो ये जो लायन बनाया गया था सारनाथ में बनाया गया था। इस टाइम पर एक अशोका रूलर होता था, बहुत ग्रेटर रूलर था, यानी कि बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था। इसका रूल पूरे आसपास के एरिया में बहुत अच्छे से चलता था। और ये जो अपनी इंस्ट्रक्शंस है ना वो एक इंस्क्रिप्शन पे लिखवाता था, यानी कि कोई जैसे दीवार हो गई, प्लेन या फिर कोई सरफेस हो गया, उस पर खुदवा के अपनी इंस्ट्रक्शन लिखवाता था कि ये चीजें लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। तो उन्हें बोलते हैं हम इंस्क्रिप्शंस। तो देखने से पहले कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है, उससे पहले हम इनके किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है एम्पायर। अब आपको ये फिगर शो हो रही है लाइन की, तो इसे बोलते हैं द लाइन कैपिटल। अब किस किस ने अपने कॉइन्स पे और नोट्स पे इस फिगर को देखा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। और 2300 ईयर पहले की बात है, ध्यान से सुनना। एक राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा हुआ बिंदुसारा, और फिर उसका भी बेटा हुआ अशोका। मतलब पूरी की पूरी डायनेस्टी बन गई, वंश बन गया। बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, मतलब लाइन ही लगा दी इन्होंने तो। और जो अशोका था ना वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जो दादाजी है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है, उनको चाणक्य ने सपोर्ट किया है। और चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था, जिन्होंने अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी, यानी कि एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो जो रेड रेड डॉट वाला एरिया है ना, उस पे इंस्क्रिप्शन मिली थी अशोका के। इंस्क्रिप्शन यानी कि उसने खुदवा खुदवा के दीवारों पे लिखवाया था अपनी इंस्ट्रक्शंस की, ये लिखो ये लिखो। और जो सिटीज थी, अशोका की जो सिटीज थी, वो ब्लैक जो आपको मार्क दिख रहा है वो सारी सिटीज है, इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे कि पाटलिपुत्रा, तक्षशिला और उज्जैन। अब जो तक्षशिला था ना वो नॉर्थ वेस्ट साइड में था, तो इसको बोलते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट गेटवे था। नॉर्थ से जब साउथ में जाते थे तब उज्जैन पड़ता था। ये देखो, ये रहा उज्जैन। अब हमें पता चल गया कि जो 3 कैपिटल थे, यानी कि इंपॉर्टेंट कैपिटल इसकी कौन कौन सी थी, पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला। अब आपको कोई भी मैप देता है ना और बोलता है जरा तीनों कैपिटल लिख के दिखाओ, तो फटाफट से लिख देना। अब जो मर्चेंट और ऑफिशियल्स और जो क्राफ्ट पर्सन थे ना, वो तो सिटीज में रहते थे, यानी कि उनके मजे ही मजे थे। लेकिन जो विलेजेस में रहते थे जैसे कि फार्मर्स और हर्डर्स, वो बेचारे मेहनत ही करते रह जाते थे। अब सेंट्रल इंडिया में जो था, यानी कि सेंट्रल इंडिया ही बीच वाला पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर जो थे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो हंटिंग और गैदरिंग भी होती थी इस टाइम पर। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोग रहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे, उनका फूड भी डिफरेंट होगा, उनके क्लोथ्स भी डिफरेंट होंगे। हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। अब एम्पायर किंगडम से कैसे डिफरेंट थे वो देखते हैं हम। एम्पायर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे किंगडम से, इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि उनको संभालने के लिए बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत होती थी। अब पैसा तो किंग खुद से लाएगा नहीं ना, वो क्या करेगा, लोगों से हड़पेगा, यानी कि टैक्स टैक्स कलेक्ट करेगा, तब जाके वो अपने अच्छे से किंगडम को रख पाएगा। और बहुत बिग बिग आर्मी भी चाहिए होगी इसे। रूलिंग द एम्पायर। अब इस एम्पायर पे कैसे रूल किया जाता था। जो किंग था ना उसने पाटलिपुत्रा को अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो अपनी कैपिटल बना दी थी। और वो टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट्स पर्सन से, ट्रेडर से, और जो विलेज में रहते थे, टाउन में रहते थे, और ऑफिशियल्स को जो उसका काम करते थे उन्हें वो पनिश भी करता था अगर वो उसके रूल्स को नहीं मानते थे। तो
और उन्हें वो सैलरी भी दिया करता था। और उसके कुछ मैसेंजर्स भी थे। ये मैसेंजर्स वो होते हैं जो इधर उधर जाते हैं और एकदम सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, दूसरों की बातों को राजा तक लेकर आते हैं चुपचाप से। और जो एम्परर होते थे यानी कि जो किंग होते थे वो सुपरवाइज करते थे अपने पूरे किंगडम को और एम्पायर को। और जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, उनकी हेल्प लिया करते थे ये। अब जो तक्षशिला और उज्जैन वाला एरिया था ना, उसमें इतना जो एम्परर जाया नहीं करता था, तो उसको वो खुद ही कंट्रोल किया करते थे। तो जो रॉयल प्रिंसेस होते थे या फिर और भी जो मेंबर्स होते थे एम्परर के, तो वो अपने गवर्नर्स को सेंड करते थे यानी कि भेजते थे कि जाओ टैक्स को कलेक्ट करके लाओ या फिर जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं नहीं चल रहे वो देख कर आओ। अब इस स्टोरी को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी एक एम्परर बन जाना चाहिए। कम से कम ऐश की जिंदगी तो होगी। देखो कितने मजे से वो टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है और सबको अपना ऑर्डर भी दे रहा है। काश मैं भी ऐसे ऑर्डर दे पाती सबको। अब जो मॉडर्न एम्परर्स होते थे वो रोड और रिवर पे ज़्यादा अपना कैप्चर करते थे, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखते थे वो कि बहुत अच्छी है वहाँ की, और रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, और टैक्स बहुत अच्छा मिलेगा, और ट्रिब्यूट भी मिलेगा। ट्रिब्यूट होता है जैसे कि कोई फॉरेस्ट में काम कर रहा है तो वो राजा को वुड ला के देगा, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो वो राजा को राइस वगैरह ला के देगा, तो इसे बोलते हैं हम ट्रिब्यूट। अब अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, वो एक तरीके से ब्लैंकेट था यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। और जो साउथ इंडियन वाला एरिया है वहाँ पे गोल्ड और प्रीशियस स्टोन बहुत ज्यादा मिलते थे। तो ये दोनों एरिया इस वजह से कैप्चर किया गया था। अब ट्रिब्यूट तो हमें अच्छे से पता चल गया कि क्या होता था, लेकिन ट्रिब्यूट जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं दिया जाता था। जैसे जब राइस हुआ, जब चावल की फसल हुई तब राइस दे दिया, अदरवाइज नहीं दिया। लेकिन जो टैक्स होते थे ना वो तो देने ही देने पड़ते थे, यानी कि पैसा तो देना ही देना पड़ता था लोगों को। चाहे आप ट्रिब्यूट दो चाहे मत दो, लेकिन आपको टैक्स तो देना ही देना है। तो जो फॉरेस्ट था ना, जैसे फॉरेस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे एलिफेंट्स होते थे, टिम्बर्स होता था, हनी होता था, वैक्स होता था, तो ये सारा मॉडर्न ऑफिशियल्स को दिया जाता था। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब सेल्सस निकेटर ने अपना एम्बेसडर भेजा यानी कि दूत भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में गया यानी कि एम्पायर में गया। तो वो देखता है, हुड़ी बाबा यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा है सब कुछ, ग्रैंड रॉयल प्रोफेशंस हो रहे हैं, यानी कि जो राजा है वो सिर्फ एक रॉयल पार्टी में ही जाता है या फिर बहुत बड़ा ओकेशन होता है तभी जाता है। और उसकी जो पालकी है वो गोल्डन कलर की है, और जो एलिफेंट उसके आसपास है वो बहुत डेकोरेटेड है गोल्ड और सिल्वर से। और कुछ लोग जो है वो ट्रीज को लिए हुए हैं, और उन ट्रीज पे काफी सारे बर्ड्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं, और बहुत सारे पैरट्स भी हैं। और जो आर्मी है उसमें मोस्टली वुमेन्स वगैरह हैं। और आर्मी राजा इसलिए आसपास रखे हुए हैं क्योंकि उसे डर है कि कोई उसे मार ना दे। और जो सर्वेंट्स हैं वो पहले खुद फूड को टेस्ट करते हैं, उसके बाद राजा को देते हैं। और राजा किसी भी बेडरूम में 2 रात से ज्यादा नहीं सोता है। तो मतलब इतना स्पेशल फैसिलिटी दी जाती थी राजा को उस टाइम पर। अब जो पाटलिपुत्र वाला एरिया है जिसे आजकल हम पटना बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी और बहुत ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती थी, और बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे वॉल हुआ करती थी यानी कि दीवारें हुआ करती थी। 570 टावर्स थी, 64 गेट्स थे, और जो हाउसेस थे वो 2 और 3 स्टोरी थे यानी कि 2 या 3 मंजिल के हुआ करते थे, जो कि वुड और मड ब्रिक से बने थे। और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन भी हुआ करते थे जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे से बर्ड्स हुआ करते थे। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं अशोका अ यूनिक रूलर। अब इसे यूनिक क्यों माना गया है? क्योंकि उस टाइम का बहुत फेमस रूलर था मौर्यन एम्पायर का, और इसने काफी सारी इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाई थी, जो यानी कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखवाई थी दीवारों पर। और जो दीवारों पर लिखवाई थी वो किस लैंग्वेज में थी? वो प्राकृत लैंग्वेज में थी यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं। और प्राकृत लैंग्वेज हमें पता ही है, जो ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल पीपल भी जिस लैंग्वेज को समझ सकते हैं उसे बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अब अशोका की वॉर हुई थी कलिंगा में, यानी कि कलिंगा जो उड़ीसा वाला एरिया है, वहां पर अशोका इस वॉर को जीत गया था। लेकिन इस वॉर में बहुत सारे बेजुबान लोग मारे गए थे। तो जब अशोका ने ये सब चीजें देखी तो उसने सोच लिया कि अब मुझे कोई वॉर करना ही नहीं है। तो ये ऐसा पहला किंग था जिसने वॉर जीतने के बाद भी बिल्कुल हथियार छोड़ दिए थे कि अब मुझे कोई वॉर आगे करना ही नहीं है।
तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई की हो और उसके बाद आपको फील हुआ हो कि यार ये तो गलत किया मैंने, अब मुझे कभी इससे लड़ाई करनी ही नहीं है, इससे क्या मुझे किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। अब एक इंस्क्रिप्शन है अशोका की जिसके में डिस्क्राइब किया गया है कलिंगा वॉर को। अब 8 ईयर के बाद अशोका ने इस वॉर को जीता था, लेकिन उसने जब देखा कि लाखों पीपल ऐसे ही मर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा यार ब्राह्मण्स मॉन्क की क्या गलती है, वो भी मारे गए हैं, कुछ जो इनोसेंट पीपल है, जो काइंड पीपल है, बहुत दयालु पीपल हैं, वो भी मारे गए हैं, जैसे कि सर्वेंट्स हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, कुछ रिलेटिव्स हो गए कुछ लोगों के, तो उनको भी ऐसे ही मारा गया है, तो ये चीज तो बहुत गलत है। ये सब चीजें देख के अशोका बहुत सैड हो गया और उसने धम्मा को एक्सेप्ट कर लिया। धम्मा मतलब होता है नो वॉर। अब इस स्टोरी को देख के मुझे एक डायलॉग याद आता है कि हमें वार से नहीं, हमें लोगों को प्यार से जीतना है। अब अशोका ने ऑर्डर किया कि इंस्क्राइब कर दो, यानी कि लिख दो दीवारों पे, जिससे कि ये सब चीजें मेरे ग्रैंडसन और जो उनके भी सन है वो देख सके और सीख सके कि हमें कोई वॉर नहीं करना है, हमें लोगों के साथ प्यार से रहना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है, ये सारी चीजें। वॉट वॉज अशोकास धम्मा। अब अशोका धम्मा था क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई पूजा नहीं थी, या फिर आपको किसी भगवान की पूजा नहीं करनी है, या फिर आपको कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है, किसी की बलि नहीं देनी है, लेकिन जो फादर है वो अपने बच्चों को बताएंगे कि लोगों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है। और जो बुद्धा बताते थे सारी चीजें, उनको ये फॉलो करते थे, उनसे इंस्पायर्ड थे, तो चाहते थे जो भी बुद्धा ने बताया है वो सब अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आपको ये बुल की फिगर शो हो रही है, ये मॉडर्न पिलर पे बनी हुई है। इसको बोलते हैं रामपुरवा बुल, जो कि बिहार में बनाई गई थी, लेकिन अब ये राष्ट्रपति भवन में है। अब जो अशोका ने तो बोला कि भैया सब लोग धम्मा अपनाओ, यानी कि कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, यानी कि कोई बलि नहीं देगा किसी की भी, और जो भगवान की पूजा जिसे करनी है करो, जिसे नहीं करनी मत करो, लेकिन अच्छे कर्म करो। तो अब बहुत सारे लोग थे इसके एम्पायर में, वो आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि कोई किसी रिलीजन का था तो कोई किसी रिलीजन का था। फिर इसने सोचा अशोका ने कि क्यों ना एक धम्मा महामता अपॉइंट किया जाए। तो उसने एक ऑफिशियल में से एक पर्सन को बुलाया और बोला कि कुछ लोगों को अपॉइंट करो जो कि हर जगह पे जा जाके धम्मा के बारे में लोगों को बताए। तो ये जो मैसेजेस थे ना, ये काफी जगह पे स्प्रेड हुए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका में भी। अब ये जो अशोका एम्परर था, इसने बहुत सारी रोड बनवाई और बहुत सारे कुएं बनवाए और बहुत सारे हाउसेस भी बनवाए, लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। अशोकास मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट। अब अशोका जो है ना, वो क्या मैसेज देना चाहते थे अपने सब्जेक्ट से। वो कहते थे कि जैसे किसी की शादी होती है, या फिर कहीं पे बच्चे का जन्म होता है, या फिर किसी को अपनी जर्नी पे जाना होता है, यात्रा पे जाना होता है, तो वो रिचुअल परफॉर्म करते हैं, यानी कि पूजा वगैरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये यूजफुल नहीं है इतना, क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों के बजाय अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपना अच्छा नेचर रखना चाहिए, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो उनके सर्वेंट्स और स्लेव्स होते हैं उनसे अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब कि जो व्यवहार होता है उनसे अच्छे से करना चाहिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो क्रिएचर यानी कि जो नेचुरल चीजें दी है भगवान ने, जैसे कि जानवर हो गए, नेचुरल पेड़ पौधे हो गए, उन सबको एक तरीके से सेव करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ब्राह्मण्स और मॉन्क को गिफ्ट देना चाहिए, और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका कोई और रिलीजन है तो उसके बारे में तुमने उल्टा ऊट पटांग बोल दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, ऐसे नहीं करना। उसके भी रिलीजन को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितनी कि खुद के रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफी सारी लैंग्वेज में, जैसे कि देवनागरी में जैसे हिंदी में लिखा हुआ है आ, बंगाली में देखो कैसे लिखते हैं, मलयालम में कैसे लिखते हैं, और तमिल में कैसे, और अर्ली ब्राह्मी में कैसे लिखते थे। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।